Hello everyone. AONIS Academy welcomes you all in today's edition of Current Affairs. In today's edition, we are going to look into the science and technology topic from the upcoming prelims examination 2021. So let's get started with today's session. The first topic which we are going to deal with is Space Remote Sensing Policy 2021, जिसको Space RS Policy भी कहा जाता है. अब बेसिकली देखा जाए तो इसका पर्पस क्या है वो हम लोग देखेंगे. इसका पर्पस है टू कमर्शियलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है. अगर हम लोग इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको सबको इसरो का नाम पता ही होगा. ठीक है. इसरो बेसिकली इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी. अब इसके साथ में प्राइवेट प्लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़े या फिर प्राइवेट प्लेयर का भी स्कोप बढ़े, इसीलिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, कमर्शियलाइज करना है. उसके लिए स्पेस रिमोट सेंसिंग पॉलिसी 2020 लॉन्च किया गया है. सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्री. और कौन से इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री, ये ध्यान में रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है. थर्ड, इजी एक्सेस टू स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा. मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है उनको इजी एक्सेस मिलना चाहिए स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा का. फोर्थ वन इज इट प्रोवाइड टाइमली एंड रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी एनवायरमेंट टू द प्राइवेट प्लेयर. सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेस रिमोट सेंसिंग पॉलिसी 2020. नेक्स्ट, अब देखिए बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या है. अब रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट और एरियाज डिस्टेंस फ्रॉम एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट. अब एक स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट का या फिर एरिया का जो भी डेटा है वो कलेक्ट करने के लिए, डिस्टेंस से कलेक्ट करने के लिए हम एयरक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है रिमोट सेंसिंग. अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. जो पहला मेथड है दैट इज लीडार. लीडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम. अब इसमें लाइट का इस्तेमाल करके वो स्पेसिफिक लोकेशन या फिर ऑब्जेक्ट का जानकारी कलेक्ट की जाती है. इसको बोला जाता है लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम. इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेस, वेरिएबल डिस्टेंसेस टू द अर्थ. अब इसमें क्या किया जाता है, इट थ्रोज लेजर लाइट एट एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द लीडार सोर्स. तो इस तरीके से लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम से रिमोट सेंसिंग की जाती है. नेक्स्ट, सेकंड इज रडार. रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम. अब इसके बारे में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, इट इज अ डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इसमें क्या होता है, रडार में लाइट यूज किया जाता है तो रडार में रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती है. इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द माइक्रोवेव रीजन टू डिटेक्ट लोकेशन, रेंज एंड डायरेक्शन, अल्टीट्यूड, इंटेंसिटी एंड मोमेंट ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो ये सब रडार में किया जाता है. थर्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी इज सोनार. सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम. सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम. इसके भी बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा है. ठीक है. सोनार क्या है, सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट अंडर वाटर टारगेट. वेरी इंपॉर्टेंट, सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट अंडर वाटर टारगेट्स लाइक रडार यूज्ड टू डिटेक्ट लॉन्ग रेंज एरियल एंड अदर टारगेट्स. सोनार हैव एप्लीकेशंस इन अंडर वाटर सर्विलेंस, कम्युनिकेशन एंड मरीन नेविगेशन. तो ये ध्यान में रखना, सोनार का मेजर इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, अंडर वाटर टारगेट ढूंढने में किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब लास्ट वाला जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. ठीक है. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. The primary goal of hyperspectral imaging satellite is to study the Earth's surface in visible, near infrared and short-wave infrared region of the electromagnetic spectrum. ठीक है. अब इसमें क्या है, hyperspectral imaging satellite can see in 55 spectral or color bands from 630 kilometer above ground. High specs imaging allows distinct identification of objects, material or processes on Earth by reading the spectrum for each pixel of a scene from space. ठीक है. बेसिकली देखा जाए तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. इसका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल आप हम बेसिकली कहाँ पे कर सकते हैं, जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रहते हैं, मतलब जो हमारा बॉर्डर रीजन रहता है. ठीक है. तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर रीजन पे ट्रांसग्रेशन अगर चलता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई इलीगली कर आता है, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं बाय दिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. अब देखिए प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन जो रिमोट सेंसिंग पे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पर भी क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट इज असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, थर्ड इज मिनरल एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशन एंड फिफ्थ इज ट्रैफिक स्टडीज. अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज की जाती है, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज की जाती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज की जाती है, बट फॉर टेलीकम्युनिकेशन के लिए
रिमोट सेंसिंग नहीं यूज किया जाता, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर देयर, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रैफिक स्टडीज के लिए सर्विलेंस सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो हमको पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो 4 एंड 5 ऑप्शंस तो नहीं रहेंगे, तो ये नहीं है। दिस लास्ट ऑप्शन ये भी नहीं बचता है। 1 2 3 इज देयर, सो आंसर इज ए। ठीक है, so Indian remote sensing satellite is used in assessment of crop productivity, locating groundwater resources and for mineral exploration. Next, second is New Space India Limited. It is basically the first space organization launched by government of India. ठीक है, New Space India Limited, इसका 2019 में इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, एंड इट इज व्हाट, यहाँ पे देखिए ये पब्लिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक फोटो यहाँ पे पब्लिश किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेटेड एज अ न्यू कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करता है। और टू टैप द बेनिफिट ऑफ R&D कैरिड आउट बाय इसरो, मतलब इसरो की तरफ से जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी किया जाता है उसका बेनिफिट ये मिलेगा। थर्ड, टू हार्नेस इंडिया स्पेस पावर कमर्शियली, मतलब कमर्शियल सेक्टर, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसका एडवांटेज मिले, इसके लिए ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लॉन्चिंग किया गया है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? टू ब्रिज गैप बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप है उसको कवर करने के लिए ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया गया है। इट इज होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो सेकंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस भी कहा जाता है। पर्पस क्या है? टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, इसका पर्पस है। एंड इट इज ऑल्सो under Department of Space. It is also new entity of Department of Space. Third, it will regulate and promote building of routine satellites, rockets and commercial launch services. मतलब routine satellites, rockets and commercial launch services में किसका पार्टिसिपेशन बढ़े? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि इसरो जो है, इसरो अपना मेजर फोकस R&D पे लगा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सके। लास्ट वन इज इट विल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस भी कहा जाता है। प्रीलिम्स में इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। लास्ट क्लास में हमने अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें का एक जो ऑर्बिट बच गया था दैट इज जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसरो हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट India's 42nd communication satellite, जिसका नाम है CMS-01, carried on board the PSLV C50. PSLV is a launch vehicle, polar satellite launch vehicle. इसके भी बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको लास्ट क्लास देखना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे हमारा लास्ट क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवेलेबल है, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। सो पहले देखेंगे व्हाट इज CMS-01. It is a communication satellite envisaged for providing services in extended C-band of the frequency spectrums, and its coverage will include the Indian mainland and Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island. So ये C band में काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। CMS-01 is a communication satellite, ठीक है, it is a communication satellite and ये इंडियन मेनलैंड को तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके साथ में अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और ये कहाँ पे प्लेस किया गया है? ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इसके लिए हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है। देखिए, डिफरेंट ऑर्बिट, दो प्रकार के ऑर्बिट रहते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज वन, इट टेक्स सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ एट द रेट ऑफ वंस पर डे, कीपिंग इट रफली इन द सेम एरिया ओवर द ग्राउंड। मतलब अगर आप अर्थ से ये स्पेसिफिक सैटेलाइट को देखोगे जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, तो आपको एक ही लोकेशन में वो दिखाई देगा, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? Geostationary orbit is a geosynchronous orbit with an inclination of 0, meaning it lies on the equator. मतलब क्या? Geostationary orbit ये बेसिकली geosynchronous orbit ही है, बट ये इसका जो इंक्लिनेशन रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जियोसिंक्रोनस। ठीक है, मतलब पूरे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियोसिंक्रोनस है, बट नॉट ऑल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर जियोस्टेशनरी, बिकॉज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ये कहाँ पे रहते हैं? इक्वेटर के ऊपर ही रहते हैं, और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ये बाकी पूरे अर्थ में कहाँ पे भी रह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो दिस लास्ट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये देखिए,
दिस इज अ बेसिकली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज सेकंड फिगर इज आल्सो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, एंड थर्ड इज जियो स्टेशनरी। देखिए ये इक्वेटर पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल पीरियड 1 डे, और सबका अगर आप ऑर्बिटल पीरियड पूछते तो एक ही दिन का रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स नेट। व्हाट देन इज अ ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, अब देखिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोला गया है, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है। तो रॉकेट सेंडिंग पेलोड्स टू जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ड्रॉप ऑफ देयर पेलोड इन ट्रांसफर ऑर्बिट्स हाफ वे पॉइंट एंड रूट टू द सैटेलाइट्स फाइनल पोजीशन। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमको ए से बी लोकेशन पे जाना है, ठीक है, ए से बी लोकेशन पे जाना है, बट बीच में कोई तो भी सी लोकेशन इज देयर, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल गो फ्रॉम ए टू सी, फिर सी से हम लोग बी पे जाएंगे। सो ये जो सी ए टू सी है, इट इज बेसिकली है ना ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब क्या, ए टू सी में हम जो जाएंगे और सी से फिर बी में जो जा रहे हैं, फिर वो दैट बीज आर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सी जो पॉइंट है दैट इज ना ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब यहां से हम लोग मूव करेंगे बी पे। So rockets sending payloads to geosynchronous and geostationary orbits drop off their payload in transfer orbits halfway point en route to the satellite's final position. Second point, from transfer orbit, a satellite conducts engine burns to circularize its orbit and change its inclination. मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक चेंज करने के लिए क्या होता है कि सैटेलाइट में ही कुछ ऐसे बूस्टर रॉकेट्स, छोटे छोटे रॉकेट जो रहते हैं वो अटैच किए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको अपोजी किक मोटर भी कहा जाता है, AKM, अपोजी किक मोटर्स उनको कहा जाता है। इससे क्या होता है, ये थोड़ा इग्नाइट होते हैं और रॉकेट का जो ऑर्बिट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए दिस इज द पोजीशन, ये ट्रांसफर ऑर्बिट कैसे होता है, बेसिकली अर्थ पर से सैटेलाइट जाएगा तो ये फर्स्ट वाला जो लोकेशन है, ये फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है इसमें रोटेट करेगा, और धीरे से ही क्या होगा, इसमें के जो अपोजी किक मोटर्स है, मतलब जो रॉकेट बूस्टर से छोटे छोटे, वो इग्नाइट किए होंगे और इग्नाइट होके क्या किएंगे, इंक्लिनेशन, ऑर्बिट का इंक्लिनेशन चेंज कर देंगे और वो ऑर्बिट सेकंड पोजीशन में चले जाएगा और ऐसे घूमना शुरू कर देगा। सो बेसिकली दिस सेकंड इज व्हाट, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट। ये जो दूसरी पोजीशन है दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट, और ये पहली क्या है, इट इज एन ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट से छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, satellites used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit, ठीक है, और सैटेलाइट इज सेट टू बी इन सच ऑर्बिट, मतलब आपको यहाँ पे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में स्पेसिफिकेशंस पूछे गए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ठीक है। अब जियोस्टेशनरी मतलब क्या, जियोस्टेशनरी मतलब ऐसा ऑर्बिट जो इक्वेटर के ऊपर रहता है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर जो सैटेलाइट घूमता है उसको जियोस्टेशनरी कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, मैंने याद कीजिए वो स्टेटमेंट आपको बताया था कि ऑल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जियोसिंक्रोनस, तो पहला पॉइंट करेक्ट है, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस। सेकंड इज द ऑर्बिट इज सर्कुलर, अभी हमने देखा कि क्या है, द ऑर्बिट इज सर्कुलर रहता है। थर्ड इज द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, ठीक है, जियोस्टेशनरी मतलब क्या, इक्वेटर के ऊपर घूमता है। एंड फोर्थ इज द ऑर्बिट इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। तो इसमें का हमको पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है बेटा, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस। सेकंड, ऑर्बिट इज सर्कुलर। थर्ड, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। बट फोर्थ क्या है, ये हमको बचपन से मतलब एटलीस्ट 8-9 स्टैंडर्ड से हमको पता है कि जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो रहता है उसका हाइट कितना रहता है, 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब ये यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको पता है कि चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है, तो चौथा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे, डी में है, सी में है और बी में है, मतलब विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए 1, 2 एंड 3। सो एक भी ऑप्शन अगर आपका कट होता है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अगर आपको कट होता है तो आपका इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर इज ए, बिकॉज दिस फोर्थ ऑप्शन इज देयर इन बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं तो प्लीज ऐसे टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज एस्ट्रोसैट, ठीक है। अब एस्ट्रोसैट क्या है, एस्ट्रोसैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टीवेवलेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी बाय इसरो, इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टीवेवलेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी बाय इसरो। अब इसका मिशन क्या है, द मिशन एम्स टू स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेस इन ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट एंड लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये ध्यान में रखिएगा, एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टीवेवलेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, और इसका मिशन क्या है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट एंड लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे में क्या उनका स्टडी करे। नेक्स्ट देखिए एस्ट्रोसैट पे भी सवाल आ चुका है, with reference to astrosat the astronomical observatory launched by India which of the following statements are correct, ये 2016 में पूछा गया था सवाल।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अदर देन यूएस एंड रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। देखिए ऐसे एग्जैगरेशन वाले जो स्टेटमेंट रहते हैं, ओनली वगैरह ऐसे जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो समझ लेना कि वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यूएसए एंड रशिया के अलावा इंडिया इज द ओनली कंट्री, मतलब इंडिया इज द थर्ड कंट्री, बट ऐसा नहीं है बेटा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापानी स्पेस एजेंसी है, इनके ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्पेस में है, तो इंडिया इज नॉट द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड रशिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 केजी सैटेलाइट प्लेस इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसका आपको ये भी स्टेटमेंट जो है, ये भी कैसा है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एस्ट्रोसैट का वेट कितना है, नियर अबाउट 1500 केजी का वेट है एस्ट्रोसैट का, और ऑर्बिट कितना है इसका, 650 किलोमीटर का ऑर्बिट है। अर्थ के सरफेस से कितना है, 650 किलोमीटर का ऑर्बिट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो हमको पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज नीदर 1 एंड 2, ठीक है, नीदर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब टॉपिक इज इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, स्पेस ब्रिक्स बना रहे हैं। अब ये स्पेस ब्रिक्स कहाँ पे बन रहे हैं, इट हैज डेवलप अ सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ऑन द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस में स्पेस ब्रिक्स के बनाने के लिए इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी पार्ट है, दैट इज यूरिया एंड लूनर सॉइल, इनको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो वी कैन बिल्ड अ स्पेस ब्रिक्स ऑन लूनर सरफेस, ठीक है, टू बिल्ड स्ट्रक्चर ऑन मून। तो ये स्पेस ब्रिक्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज आर्टेमिस एकॉर्ड, ठीक है। आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है, आर्टेमिस एकॉर्ड इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये नासा की तरफ से प्रपोज किया गया है फॉर रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन नासा एंड इट्स इंटरनेशनल पार्टनर। मतलब जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर जो भी स्पेस एरिना है, उस पे एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन करे, इसीलिए आर्टेमिस एकॉर्ड प्रपोज किया गया है नासा की तरफ से, ठीक है। अब ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, बेसिकली इट इज नासास मून मिशन। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, इट इज नासास अपकमिंग मून मिशन टू लैंड फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन मून बाय 2024। आर्टेमिस प्रोग्राम में नासा क्या करने वाले है, मून पे फर्स्ट वुमन लैंड करवाने वाली है, ठीक है, बाय 2024। अब इसका और पर्पस देखते हैं, टू एस्टैब्लिश कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गवर्न द सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। मतलब ये आर्टेमिस एकॉर्ड जो है, इसका पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गवर्न द सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। इट इज बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 और क्रिएटेड टू एंश्योर फेयरनेस एंड पीसफुल रिलेशनशिप। अब ये किस किसने साइन किया है, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसने साइन किया है। इंडिया हैज नॉट क्लेरिफाइड इट्स एंड येट, मतलब आर्टेमिस एकॉर्ड पे इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया, ये ध्यान में रखिएगा। आपको प्रीलिम्स में ऐसे ये टॉपिक पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सिस लूनर स्पेस रहता है, सिस लूनर स्पेस मतलब क्या, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून, ऐसे टर्मिनोलॉजीज भी आपको कभी कभार पूछे जाते हैं। सिस लूनर स्पेस मतलब क्या, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून। सेवंथ इज ऑसिरिस, ऑसिरिस रेक्स, ठीक है। ऑसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलेट, एक्सप्लोरर। अब देखिए इतना फुल फॉर्म, इतना बड़ा फुल फॉर्म आपको नहीं पूछा जाएगा, एक आध बार पूछ भी सकते, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये बेसिकली ऑसिरिस रेक्स का पर्पस क्या है, इट इज अ नासा स्पेसक्राफ्ट दैट विल ट्रैवल टू नियर अर्थ एस्टेरॉइड, जिसका नाम है बेनू, ठीक है। ये बेनू जो एस्टेरॉइड है, इस पर ये ऑसिरिस रेक्स नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है, ये ट्रैवल करने वाला है और वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाने वाला है, सैंपल कलेक्शन अटेम्प्ट। और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया है, 2023 में ये आने वाला है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। देखिए हमारा जो अपकमिंग बैच है यूपीएससी इंटीग्रेटेड बैच, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। एंड फॉर करंट अफेयर्स, फॉर एनालाइजिंग करंट अफेयर्स, हम लोग टेलीग्राम, हमारा जो ग्रुप है वहां पे हम लोग करंट अफेयर अपलोड करते हैं, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।